हम बात करने वाले हैं जीन पियाजे के 4 संज्ञानात्मक विकास के चरणों की। जैसे हमने इसके पहले देखा था कि उन्होंने 4 एलिमेंट्स भी दिए थे। एलिमेंट्स कौन-कौन से थे? MESE, मैच्योरेशन था, एक्सपीरियंस था, उसके बाद सोशल इंटरेक्शन था और उसके बाद क्या था? इक्विलिब्रेशन था। उसी तरीके से इनके 4 चरण भी हैं। चरण और एलिमेंट्स अलग अलग हैं। इनने सबसे पहला चरण दिया था संवेदी पेशी अवस्था, जो कि 0 से 2 वर्ष होता है। उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष है। उसके बाद ठोस संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष है। और उसके बाद औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 से 15 वर्ष है। इनके बारे में और अधिक जानकारी हम आगे प्राप्त करेंगे। देखिए कैसे स्टेज के हिसाब से बच्चे का आकार, उनकी आयु भी लगातार बढ़ती जा रही है। मतलब हर स्टेज पर बच्चा अलग अलग गुणों को सीखेगा, अलग अलग कॉन्सेप्ट बनाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं सेंसरी मोटर स्टेज की, जो कि हिंदी में जिसे इंद्रिय कामक अवस्था या फिर संवेदी पेशी अवस्था के नाम से जाना जाता है। ये जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की फर्स्ट स्टेज है और इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 0 से 2 साल का होता है। इस अवस्था में बच्चा, मतलब 0 से 2 अवस्था के बच्चा इस इंद्रिय संवेदी पेशी अवस्था के अंतर्गत पाया जाता है। इस अवस्था में बच्चे चीज़ों को अपने इंद्रियों के उपयोग से जानते हैं। इंद्रियाँ जैसे कि हमारे आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ, ये जो हमारी इंद्रियाँ होती है, इनकी सहायता से बच्चे अपने आसपास की वस्तु को जानते हैं, उनके बारे में ज्ञान प्राप्त कर रहे होते हैं। और इसमें अलग अलग और भी बहुत सारे गुण हैं जिनको अभी हमको पढ़ना है, जिनसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि इस प्रक्रिया का एक गुण है विलंबित अनुकरण, जिसमें बच्चा क्या करता है, बच्चे जब किसी को कोई काम करते हुए देखता है, जैसे अगर बच्चा आपको फ़ोन पर बात करता हुआ देखेगा, जब आप हाथ में मोबाइल पकड़े हुए उसे कान पर लगाए हुए किससे बात कर रहे हैं, तो तुरंत उस चीज़ को कॉपी नहीं करेगा, तुरंत उस चीज़ का अनुकरण नहीं करेगा। लेकिन उसे 1 घंटे बाद या फिर 1-2 दिन बाद आपको वो वैसे ही मोबाइल पकड़ते हुए या फिर मोबाइल जैसी कोई चौकोर चीज़ पकड़ते हुए बात करते हुए दिखाई देगा। इसे कहा जाता है विलंबित अनुकरण। मतलब जब बच्चा किसी भी देखे हुए काम का अनुकरण तुरंत न करके कुछ समय बाद करता है, तो इसे कहा जाता है विलंबित अनुकरण। और ये विशेषता होती है संवेदी पेशी अवस्था की, जो 0 से 2 वर्ष में पाई जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि विलंबित अनुकरण किस अवस्था का गुण है, तो आपको टिक करना है संवेदी पेशी अवस्था का गुण है। सेकंड चीज़, इसमें बच्चे में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। वस्तु स्थायित्व को एक और कहा जाता है आउट ऑफ साइट एंड आउट ऑफ माइंड। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई चीज़ शुरुआत में, अगर आप संवेदी पेशी अवस्था की बात करें, तो उसके शुरुआत में क्या होगा कि बच्चे में कोई वस्तु स्थायित्व का गुण नहीं होता है। मतलब अगर आप किसी चीज़ को छुपा देंगे तो बच्चा उसे भूल जाता है, बच्चे को याद नहीं रहता कि वो चीज़ पाई जाती है, बच्चे के लिए वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। लेकिन वस्तु स्थायित्व का गुण बच्चे में संवेदी पेशी अवस्था के अंत तक आ जाता है और भली प्रकार से आ जाता है। मतलब अगर आप किसी पेन को, अगर आप उसे छुपा रहे हैं और आपने कहीं छुपा कर बिस्तर के नीचे रख दिया, तो बच्चे को पता है कि पेन एग्जिस्ट करती थी और पेन कहीं छुपाई गई है या पेन कहीं रख दी गई है, इसलिए बच्चा पेन को इधर उधर ढूंढने लगता है। लेकिन इसी अवस्था के शुरुआत में वस्तु स्थायित्व का गुण इसमें नहीं पाया जाता। इसमें बच्चे की स्थिति आउट ऑफ साइट बट नॉट आउट ऑफ माइंड वाली होती है। मतलब कि जो चीज़ बच्चे के दिमाग से मतलब जो चीज़ बच्चे के नज़रों से दूर है, इसका मतलब वो नहीं कि वो हट चुकी है, वो उसके दिमाग में अभी भी पाई जा रही है। और अगर हम तीसरे गुण की बात करें, तो तीसरा गुण है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार से तात्पर्य है कि बच्चा क्या करता है, अपना एक लक्ष्य बना के चलता है। मतलब कि अगर बच्चे ने देख लिया कि मुझे उस कुर्सी तक पहुंचना है, उस पर चढ़ना है, तो बच्चा क्या करेगा, उस लक्ष्य को सबसे पहले दिमाग में बनाएगा और उसके हिसाब से काम करेगा। अपने छोटे छोटे लक्ष्य, उसके लक्ष्य ऐसे बड़े लोगों की तरह विशेष तो नहीं होते, लेकिन उसके लक्ष्य छोटे होते हैं। जैसे उसे चाबी पकड़कर उसे फेंकना है, या फिर उसे कुर्सी पर बैठना है, या फिर उसे किसी बड़े व्यक्ति के पास में जाकर उसे टच करना है। ये ऐसे छोटे छोटे लक्ष्य वो बना लेता है और उसके हिसाब से व्यवहार करता है, जिसे कहा जाता है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। मतलब कि जब वो इंटेंशनली प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, अपने मन में एक समस्या या फिर अपने मन में कार्य का लक्ष्य रख रहा है और उसको प्राप्त करने के लिए कोशिश कर रहा है। तो हम लोग और जानते हैं कि इस अवस्था में बच्चे क्या करते हैं, हाथ, आँख और कान से सोचते हैं, मतलब अपनी इंद्रियों के द्वारा सोचते हैं। यानी बच्चे की इंद्रियां ही उसकी शिक्षक होती है। बच्चा इंद्रियों के अलावा
डायरेक्ट मन से नहीं सोच रहा होता, केवल इंद्रियों के द्वारा सोच रहा होता है। अब वो कैसे सोच रहा होता है? जैसे किसी भी चीज़ को मुँह में पकड़ कर देखेगा, हाथ में पकड़ कर देखेगा कि वो टच कैसे होती है, उसका मतलब स्वाद कैसे आता है, इस प्रकार से। और वस्तु स्थायित्व के गुण के बारे में तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। तो ये महत्वपूर्ण गुण थे जो आपको इस अवस्था में पढ़ने हैं, जिसमें वस्तु स्थायित्व ये बहुत इम्पोर्टेंट है, विलंबित अनुकरण बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसके अलावा लक्ष्य निर्देशित व्यवहार भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको याद रखना है, इसका टाइम ड्यूरेशन याद रखिए, इसका नाम आपको इंग्लिश में बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है हिंदी में बहुत सारे नाम होते हैं, इसे इंद्रिय क्रियात्मक अवस्था, इंद्रिय गामक अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था, ऐसे बहुत सारे नामों से जाना जाता है। लेकिन इंग्लिश में मेनली इसका एक ही नाम है, सेंसरी मोटर स्टेज, इसीलिए आपको इंग्लिश में इसको अच्छे से याद रखना है। तो ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आपको आई होप ये अवस्था बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम बात करेंगे प्री ऑपरेशनल स्टेज की, जो कि जिसे कहा जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की दूसरी स्टेज है। तो इसका टाइम ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो इसका टाइम ड्यूरेशन होता है 2 से 7 वर्ष। मतलब कि इसमें बच्चा क्या होता है, स्कूल जाने की अवस्था भी, स्कूल जाना भी इसी उम्र में स्टार्ट होता है, क्योंकि अब हम लोग जानते हैं कि एनईपी के द्वारा अब तो 6 वर्ष से पहले एडमिशन नहीं होता। मतलब कि इसी अवस्था में बच्चा स्कूल में भी अपना मतलब स्कूल में भी एडमिशन ले लेता है, और स्कूल में, और पहले तो कुछ जल्दी एडमिशन हो जाते थे, तो उसके मतलब ये अवस्था स्कूल प्रारंभ वाली अवस्था भी कही जा सकती है। अगर हम बात करें तो इसका टाइम ड्यूरेशन आपको पता ही है, 2 से 7 वर्ष। अगर इसमें हम बात करें तो सबसे अगर इसके गुणों की बात करें तो इसमें क्या होता है, बच्चे में स्वकेंद्रिता पाई जाती है। और स्वकेंद्रिता किसे कहते हैं? इस अवस्था में क्या होता है, बच्चा सोचता है कि जैसे जो मेरी पसंद है या फिर जो मुझे अच्छा लगता है वो सबको अच्छा लगना चाहिए, जैसे मैं सोचता हूँ वैसे ही पूरी दुनिया सोचती है। मतलब अगर बच्चे को मान के चलिए वेनिला फ्लेवर आइसक्रीम पसंद है, तो बच्चा सोचेगा कि चॉकलेट फ्लेवर किसी को पसंद नहीं होना चाहिए, सभी को तो वेनिला ही पसंद होना चाहिए क्योंकि मुझे वेनिला पसंद है। बच्चा ये नहीं सोचेगा कि सबकी पसंद अलग हो सकती है, या फिर कोई अलग तरीके से सोच सकता है। बच्चा इसमें सोचता है कि जो जैसा वो सोचेगा वैसे ही पूरी दुनिया सोच रही होगी। ये इस अवस्था का एक गुण है। इसमें प्रतीकात्मक चिंतन पाया जाता है, मतलब कि बच्चा प्रतीकों में सोचने में सक्षम होता है। इसके पहले हमने देखा था कि बच्चा क्या करता है, अपने इंद्रियों के द्वारा सोचता है, तो उसमें प्रतीकों का उपयोग बच्चा मानसिक रूप से नहीं कर पाता। लेकिन इस अवस्था में चूंकि सिंबॉलिक थॉट आ जाता है बच्चे में, प्रतीकात्मक चिंतन, तो बच्चा ABCD इन सब चीज़ों को समझने लगता है। भाषा के बारे में थोड़ी बहुत समझ बच्चा बनाने लगता है, मतलब कि प्रतीकों का उपयोग करके बच्चा सीख पाता है। अगर कहीं पर आइसक्रीम की फ़ोटो लगी है तो वो उसे देख कर समझ जाएगा, भले ही वहाँ रियल आइसक्रीम ना हो कि वो आइसक्रीम ही है। मतलब उसमें क्या आ गई, प्रतीकात्मक सोच आ गई। अगर कहीं वो अपने भाई की फ़ोटो देख रहा है, तो भले वो उसकी फ़ोटो है, उसका रियल भाई ना हो, लेकिन फिर भी वो देख कर समझ जाएगा कि मेरे भाई की ही फ़ोटो है। ठीक है? सेकंड चीज़ इसमें होती है, इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें होती है संरक्षण की कमी। अब लैक ऑफ कंजर्वेशन जिसे कि बोलते हैं। अब कंजर्वेशन क्या होता है? तो अगर मैं आपको बताऊँ तो कंजर्वेशन ये गुण होता है जिसमें बच्चा ये नहीं समझ पाता। जैसे यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिया है। मान के चलिए यहाँ पर एक पात्र है जो कि थोड़ा लंबा है, और एक पात्र है जो कि थोड़ा चौड़ा है, लेकिन ऊंचाई उसकी कम है। अगर हमने क्या किया कि इस पार्ट का पानी इस वाले ऊंचे बर्तन का पानी छोटे वाले बर्तन में डाल दिया, और बच्चे से पूछा कि बताओ पानी किस में ज़्यादा है। दोनों में भले बराबर पानी हो, पर बच्चा कहेगा कि इस पात्र में पानी ज़्यादा है। वो इसीलिए कहेगा क्योंकि बच्चे के हिसाब से वो इसके ऊंचाई वाले गुण को तो देख रहा है, लेकिन इसके चौड़ाई वाले गुण को नहीं देख पा रहा है कि आखिर इसका बीकर चौड़ा होने की वजह से इसमें भी उतना ही पानी आएगा। लेकिन वो उस गुण को एकदम नेग्लेक्ट कर रहा है, मतलब कि बच्चे में क्या है, संरक्षण की कमी है। बच्चा ये नहीं समझ पा रहा है कि चाहे किसी भी बीकर में हम डालें, जो पानी जितना है उतना ही रहेगा, किसी भी दूसरे बर्तन में डालने से कम नहीं हो जाएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल यहाँ भी आपको दिया गया है। और इसके आगे के गुणों की अगर हम बात करें तो बच्चे में केंद्रीकरण का गुण पाया जाता है। मतलब अगर आप बच्चे को कोई चीज़ दे देंगे, जैसे मान लीजिए आपने उसको एक खिलौना खेलने के लिए दे दिया, तो या तो वो सिर्फ उसके रंग पर फोकस करेगा, या तो वो सिर्फ उसके अगर वो घूमने वाला खिलौना है तो उसके घूमने वाले भाग पर फोकस करेगा। मतलब कि बच्चा उसको समग्र रूप से नहीं देख पाता, किसी भी एक गुण पर फोकस करता है। अगर हमने बच्चे को 3 फूल दिखा दिए, तो या तो वो उनके येलो पार्ट पर ही फोकस करेगा, या फिर वो उनके नीचे डंडी वाले भाग पर ही फोकस करेगा। वो
एक किसी भी एक गुण को देख रहा होता है, सभी गुणों पर समग्रता से वो विचार नहीं कर रहा होता है, जिसको कहा जाता है केंद्रीकरण। इसी के वजह से कई बार ये होता है कि जब बच्चे आपको देख रहे हैं तो हो सकता है आपके शर्ट के किसी एक बटन को ही लगातार देखते रहते हैं, या फिर क्या करेंगे, आपके घड़ी को ही लगातार देखते रहेंगे, मतलब किसी भी एक चीज़ के एक ही भाग पर उनका फोकस होता है। सेकंड चीज, इसके बाद अगर हम बात करें तो बच्चे में एनिमिज्म का गुण पाया जाता है। एनिमिज्म मतलब कि बच्चे निर्जीव और सजीव को में कोई अंतर नहीं समझते। बच्चे सोचते हैं कि निर्जीव चीज़ भी वही है। बच्चे सोचेंगे कि निर्जीव चीज़ और सजीव चीज़ सेम ही होती है, इनमें कोई अंतर पाया नहीं जाएगा। जैसे अगर मान के चलिए, जैसे आप लोगों ने इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं देता हूँ। मान के चलिए किसी बच्चे को क्या हो गया कि बच्चा क्या हो गया, टेबल से टकरा गया। तो उसकी मम्मी क्या करेगी, टेबल को मारने लगेगी और बोले तूने मेरे बच्चे को मारा। और बच्चा क्या हो जाता है, खुश हो जाता है। बच्चे को ये नहीं पता कि टेबल एक निर्जीव वस्तु है जिसे दर्द नहीं होगा। बच्चे को लगता है अगर इस टेबल ने मुझे मारा है तो इसे भी मारना चाहिए। मतलब बच्चा सजीव और निर्जीव में कोई फर्क नहीं समझ पाएगा। अगर बच्चे की गुड़िया अगर नीचे गिर गई तो वो सोचेगा कि मेरे गुड़िया को बहुत दर्द हुआ होगा, या फिर किसी ने उसकी गुड़िया को छीन लिया और उसकी गुड़िया को फेंक दिया तो वो सोचेगा कि इसने मेरी गुड़िया को मार दिया, इस तरीके से। तो वो ये नहीं समझ पाते बच्चे कि सजीव और निर्जीव में अंतर क्या होता है, या फिर सजीव अलग होते हैं या फिर निर्जीव अलग होते हैं। ये चीज़ें बच्चे नहीं समझ पाते। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो बच्चे में तर्क शक्ति की कमी पाई जाती है। मतलब बच्चे में इस अवस्था में आगमनात्मक निगमनात्मक दोनों प्रकार के तर्कों का अभाव होता है। बच्चे किसी भी चीज़ को तार्किक रूप से, बहुत अधिक तार्किक रूप से नहीं देख पाते। बच्चे में एक सामान्य समझ तो आ चुकी होती है, लेकिन बच्चे इस अवस्था में बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं लगा पाते। हाँ, अगर हम बात करें लेकिन लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज का डेवलपमेंट इसी स्टेज से प्रारंभ हो जाता है। तो आप लोग को सब समझ में आ गया होगा। इसमें एक और चीज़ आपको याद रखना है कि तीन चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट है। एक तो हो गया जैसे हम लोगों ने बात किया कंजर्वेशन, एक और इसका गुण है सेंट्रेशन, और एक और गुण इसका होता है जिसको कहा जाता है सीरिएशन। सीरिएशन मतलब SIR, जिसको कि हिंदी में कहेंगे वर्गीकरण। मतलब कि इसमें बच्चा क्या होगा कि जैसे अगर बच्चे से आप कहेंगे कि वो चीज़ों को, जैसे मान के चलिए आप अलग अलग हाइट की चार चीज़ें अगर उसको दे दे, तो वो उसे सीरियल, अगर आप उनसे कहे कि इन चारों को सीरियल नंबर से लगा कर देखो, तो वो बच्चा उनको सीरियल नंबर में नहीं लगा पाएगा, क्योंकि बच्चे में इस समय पे सीरिएशन का गुण या फिर वर्गीकरण का गुण अभी उपलब्ध नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन वो इसके आगे वाली अवस्था में वो उन चीज़ों को फॉलो कर सकता है, पर इस अवस्था में बच्चा में इन गुण का अभाव होता है। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी जीन पियाजे के सिद्धांत की थर्ड स्टेज, जिसको कहा जाता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। यहाँ पर ये जो तीनों गुणों की हमने वहाँ पर बात की थी, कंजर्वेशन का गुण, या फिर क्लासिफिकेशन का गुण, या फिर सीरिएशन का गुण, ये तीनों गुण बच्चों में आ चुके होते हैं। लेकिन फिर भी ये तीनों गुण बच्चे में आ गए होते हैं, लेकिन बच्चे अमूर्त चीज़ों पर विचार नहीं कर सकते। अमूर्त चीज़ें मतलब अगर बच्चे को, अगर हम लोग हाइट के अकॉर्डिंग चीज़ें जमाने के लिए दे, जैसे यहाँ क्रम के हिसाब से या फिर ऊंचाई के हिसाब से चीज़ें जमाने दे, तो जमा जरूर लेंगे। लेकिन अगर हम उनसे सिर्फ उनको बोल कर बताए कि एक बच्चे की उम्र 15 साल है, एक की 16 साल है, तो बताओ कौन उम्र का ज़्यादा है, या फिर ऐसे तीन चार अगर हमने नाम ले लिए, तो बच्चा इसमें कन्फ्यूज हो जाएगा, क्योंकि बच्चा इसमें कॉन्क्रीट तरीके से सोच पा रहा है, इसमें अमूर्त तरीके से नहीं सोच पा रहा है। मतलब जो चीज़ें सामने है, जो चीज़ फिजिकली रूप से उसके सामने अवेलेबल है, जिनको टच कर सकता है, फील कर सकता है, उसके बारे में तो वो बता देगा, उनको तो क्रम से लगा देगा, उनका वर्गीकरण कर देगा। लेकिन जो चीज़ें उसके सामने अभी उपलब्ध नहीं है, वो उनका वर्गीकरण नहीं कर पाएगा। तो ये इस अवस्था का एक गुण है। तो चलिए धीरे धीरे हम समझते हैं। तो अगर इसकी हम बात करें तो ये 7 से 11 वर्ष की अवस्था है, मतलब कि इसमें बच्चा 7 से 11 वर्ष की उम्र में होता है, और टीनेज के लगभग लगभग प्रारंभ में होता है, क्योंकि 11-12 साल के बाद उसकी किशोरावस्था प्रारंभ होने वाली होती है। इसे कहा जाता है, सॉरी, यहाँ पर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था लिखा हुआ है, जबकि ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, इसको अगर हम बात करें तो मूर्त।
मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें क्या होगा कि ये सॉरी यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। तो ये 7 से 11 वर्ष की अवस्था होगी। इसमें बच्चा क्या होगा, कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन और सीरिएशन। कंजर्वेशन को कहा जाता है संरक्षण, क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण, और सीरिएशन मतलब क्रम से लगाना। तो ये पूरे गुण बच्चे में आ चुके होते हैं। तो बच्चे के सामने अगर आपने एक ट्रायंगल या फिर अलग अलग कलर के एक ट्रायंगल, एक स्क्वायर, ये सब चीज़ें दी है, तो वो उन्हें क्या करेगा, कलर के हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। अगर इसमें बच्चे में क्या होता है, ट्रेट ऑफ रिवर्सिबिलिटी आ जाता है। अगर आपसे पूछे कि ट्रेट ऑफ रिवर्सिबिलिटी किस अवस्था का गुण है, तो आपको टिक करना है कि वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का गुण है। इसमें क्या होता है, बच्चा इस चीज़ को समझता है कि अगर 2 + 4 6 होता है, तो 6 बराबर भी 6 बराबर 4 जैसे ट्रेड, अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रेड ऑफ रिवर्सिबिलिटी किस अवस्था का गुण है, तो आपको टिक करना है कि यह कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज का गुण है। क्योंकि इस अवस्था में बच्चे को अगर ये बताया जाए कि 2 + 4 6 होता है, तो बच्चा ये भी समझ जाएगा कि 6 - 2 बराबर 4 होगा। लेकिन अगर इसके पहले वाली अवस्था में बात करें, तो बच्चा इस चीज़ को नहीं समझ पाता। इस चीज़ में बच्चा चीज़ों को उनके आकृति आकार के हिसाब से लगाने में सक्षम होता है, जिसे सीरिएशन भी कह सकते हैं। इस बच्चे में डिसेंट्रेशन का गुण आ जाता है, मतलब बच्चा किसी एक पहलू पर न विचार करके समग्र पहलू पर विचार करता है। अगर बच्चे को आप एक पेन दोगे, तो वो सिर्फ उसके निब को नहीं देखेगा या फिर उसके टिप को नहीं देखेगा, वो पूरी पेन को अच्छे से ऑब्जर्व करेगा। अगर आप उसे एक गुड़िया देंगे, तो उसको पूरी तरीके से देखेगा, उसके कलर पर विचार करेगा, हाइट पर, साइज पर, हर चीज़ पर विचार करेगा। इस अवस्था में बच्चे में वस्तु के संरक्षण का गुण आ जाता है। बच्चा ये समझ जाता है कि अगर कोई चौड़ा बीकर है और उसके पानी को अगर लंबे बीकर में डाल दिया जाए, तब भी दोनों का पानी सेम रहेगा। बीकर बदल देने से उनके गुणों में, उनके मात्रा में परिवर्तन नहीं हो जाएगा। और इसमें बच्चे में क्या होता है, ठोस चीज़ों के प्रति तर्क उपस्थित हो जाता है, ठोस चीज़ों के बारे में तर्क संगत ज्ञान आ जाता है। अगर उसके सामने आप चीज़ें रख दोगे, तो उसके बारे में तर्क कर सकेगा। इसे इंडक्टिव रीजनिंग भी बोलते हैं। हिंदी में इसे कहा जाएगा आगमनात्मक तर्क। आगमनात्मक तर्क कहेंगे। तो आप लोग को ये सब चीज़ें याद रखनी है। 7 से 11 वर्ष की अवस्था पाई जाती है। यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो इसे ध्यान मत दीजिए आप लोग, ठीक है। CCS, आपको ये ट्रिक याद रखनी है, CCS, क्योंकि कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन, सीरिएशन, ये किस अवस्था के गुण हैं, तो ये आपको याद रखना कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के गुण हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब चौथी स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि हमारी लास्ट स्टेज है। अगर हम बात करें, तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे में, जैसे हमने इसके पहले वाली अवस्था में देखा कि बच्चे में आगमनात्मक चिंतन आ चुका था, इस अवस्था में बच्चे में निगमनात्मक चिंतन की इस अवस्था में बच्चे में निगमनात्मक चिंतन आ जाता है। इस अवस्था में बच्चा एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट समझने लगता है। मतलब अगर बच्चे को हम लोग अगर परसेंटेज या फिर जो मैथमेटिकल क्वेश्चन है जो थोड़े से कठिन है, अगर वो देंगे, तो इस अवस्था में बच्चा सॉल्व करने में सक्षम होता है। बच्चा इसमें स्वतंत्रता, ईमानदारी, न्याय, समानता जैसे अमूर्त कॉन्सेप्ट पे भी बात करने लग सकता है। इसके अलावा बच्चे में हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग आ जाती है। मतलब बच्चा ऐसे बातें सोचेगा कि मान लो ऐसा हुआ तो क्या होगा, क्या होगा ऐसा हुआ तो, या फिर इस चीज़ का निष्कर्ष क्या होगा। मतलब अपने मन में ही परिकल्पना बनाएगा। वो उसके सामने टच और फील नहीं कर रहा है, लेकिन वो अपने मन में ही चीज़ों को सोच करके उन बातों पर विचार कर रहा है, उन बातों पर निर्णय ले रहा है। सिद्धांतों की बातें बच्चा करने लगेगा, नियमों के हिसाब से तर्क देने लगेगा। ये सब चीज़ें बच्चे में आ जाएगी। बच्चे में सामान्य नियम बनाने लगेगा, विशिष्ट स्थिति के बारे में विचार करने लगेगा। मतलब सिंपल सी बात है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो थर्ड स्टेज थी, और इसे कहा जाता है अमूर्त या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये दोनों में मेन अंतर ये है कि तीसरी अवस्था में बच्चा चिंतन तो कर रहा होता है, लेकिन मूर्त वस्तु के बारे में, वो चीज़ें जो उसके सामने अवेलेबल है, जो इनको वो टच कर सकता है, फील कर सकता है। लेकिन इस अवस्था में बच्चा उन सब चीज़ों के बारे में भी विचार कर सकता है जो उसके सामने अभी उपलब्ध नहीं है, जो कॉन्सेप्ट सिर्फ उसके दिमाग में है, जो
जो बातें पढ़ाई की इसमें लिखी हुई है, भले वो असल में एग्ज़िस्ट नहीं कर रही, उनको फिज़िकली वो टच नहीं कर पा रहा है, फिर भी उनके बारे में विचार कर सकता है। तो आपको इन सब के बारे में समझ आ गया होगा। और इसका अगर थोड़ा-सा क्विक रिवीज़न करें तो परिकल्पनात्मक तर्क, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीज़निंग और निगमनात्मक चिंतन जिसको बोला जाता है डिडक्टिव रीज़निंग, ये सब इसी अवस्था के गुण हैं। 11 से 15 वर्ष से इसका आपको टाइम ड्यूरेशन याद रखना है। और इसमें बच्चा अमूर्त कॉन्सेप्ट को समझ सकता है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। सबसे ज़्यादा लॉजिकल बच्चा इसी अवस्था में होता है। रहा आपका जीन पियाजे का सिद्धांत। थैंक यू दोस्तों, आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा। और इस कॉन्सेप्ट को अब मुझे नहीं लगता कि आपको कोई और वीडियो इससे संबंधित देखने की ज़रूरत है। अगर आपको क्वेश्चंस की ज़रूरत है तो आप कहेंगे तो मैं इसके संबंधित क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।